गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने हर्शे और चेज के प्रयोग को देखा था, जिसके आधार पर फाइनली ये फाइनल हो गया था कि जो डीएनए होता है, डीएनए ही यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल के रूप में होता है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिकी का वाहक होता है, या फिर कहें कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक जो सूचनाएं होती हैं, जेनेटिकली जो इंफॉर्मेशंस होती हैं, उनको लाने ले जाने का कार्य करता है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम डीएनए की जो संरचना है, वो डीएनए की संरचना होती कैसे है। डीएनए की यहाँ पर डीएनए के बारे में स्टडी करते हैं कि डीएनए की संरचना कैसी होती है, डीएनए किन से मिलकर के बना होता है और कहाँ कहाँ डीएनए पाया जाता है। तो फर्स्ट बात जो हम करते हैं वो करते हैं इसकी उपस्थिति की। डीएनए कहाँ उपस्थित होता है और कहाँ अनुपस्थित होता है। तो अगर हम उपस्थिति की बात करें तो जो डीएनए मिलता है वो सभी यूकैरियोटिक, जितनी भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, सभी यूकैरियोटिक सेल्स में उपस्थित होगा। क्या प्रोकैरियोटिक में नहीं मिलेगा? मिलेगा, प्रोकैरियोटिक सेल में भी मिलेगा, प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी उपस्थित होता है। बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में डीएनए मिलेगा। लेकिन कुछ प्लांट वायरस, यहाँ पर जो कुछ प्लांट वायरस होते हैं, इन प्लांट वायरस में डीएनए नहीं होता है। कोई एक आध को छोड़ दो, वरना अधिकांश प्लांट वायरस में डीएनए क्या होता है? एब्सेंट होता है। अधिकांश प्लांट वायरस में डीएनए नहीं मिलता है। लेकिन एनिमल वायरस में कुछ को छोड़ करके एनिमल वायरस में डीएनए उपस्थित होता है। सामान्य तौर पर यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो पाया जाता है वो पाया जाता है द्विसूत्रीय डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। लेकिन यहां जो माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती हैं और क्लोरोप्लास्ट जो पाया जाता है, इन दोनों के अंदर एक सूत्रीय मिलता है। यहां पर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। यहां दो सूत्रीय ना होकर के सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए ही उपस्थित होता है, ना कि डबल। अधिकतर सभी में कैसा होगा? एक सूत्रीय डीएनए यहाँ पर प्रेजेंट होगा। तो ये तो बात रही उपस्थिति की या अनुपस्थिति की, कि कहाँ पाया जाता है और कहाँ नहीं पाया जाता है। अब इस डीएनए की संरचना कैसी होती है, डीएनए किस किस से मिलकर के बना हुआ होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ संरचना की बात करते हैं, डीएनए की संरचना की, तो डीएनए यहाँ पर तीन चीजों से मिलकर के बना होता है। यहाँ पर तीन ऐसी चीजें जो यहाँ डीएनए का निर्माण करती हैं। नंबर 1, पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल, और तीसरा नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजनी क्षार। यहां पर पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनी बेस तीनों ही मिलकर के डीएनए की संरचना का निर्माण करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो शब्द आएंगे, एक तो आएगा न्यूक्लियोसाइड और एक आएगा न्यूक्लियोटाइड। तो वो हम पहले देखते हैं कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या अंतर होता है। जब डिटेल में हम पीछे देखेंगे, न्यूक्लियोसाइड और दूसरा होता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में तो ये तीनों ही होते हैं।
पेंटोज शर्करा, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनी बेस, जब तीनों की तीनों मिल जाते हैं तो यहाँ पर किसका निर्माण होता है? न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। तीनों मिलकर के यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। लेकिन नाइट्रोजनी क्षार और पेंटोज शुगर, ये नाइट्रोजनी बेस प्लस पेंटोज शुगर, ये मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं? नाइट्रोजनी बेस और पेंटोज शुगर के का जो मिक्स जब जुड़ जाते हैं एक दूसरे से, वो संरचना क्या कहलाती है? न्यूक्लियोसाइड कहलाती है। इसको डिटेल में अभी आगे और बताएंगे हम आपको। पहले यहाँ पर इनको जान लेते हैं। फर्स्ट, पेंटोज शुगर की संरचना। फर्स्ट देखते हैं हम पेंटोज शुगर। यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है हमको पेंटोज, और आप लोगों ने 11th में पढ़ा भी है डीएनए आरएनए को। तो यहाँ पर जो पेंटोज शुगर होती है, इस पेंटोज शुगर में 5 कार्बन पाए जाते हैं। 5 कार्बन उपस्थित होते हैं। और ये कार्बन कैसे होते हैं? 4 कार्बन प्लस 1 ऑक्सीजन तो रिंग में होती है और 1 कार्बन बाहर होता है रिंग से, जिस पर क्या जुड़ा होता है? यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा होता है। तो इस प्रकार से 5 कार्बनों का यहाँ पर अरेंजमेंट होता है। यहाँ 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन रिंग में मिलेगी और 5वां कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जुड़ा हुआ रिंग से बाहर मिलता है। तो यहाँ पर संरचना किस प्रकार की होती है? अगर हम पेंटोज शुगर की संरचना बनाएं तो कुछ इस प्रकार से होती है। यहाँ ये कार्बन फर्स्ट लेते हैं, ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ। यहाँ जो फर्स्ट कार्बन प्रेजेंट है, इस फर्स्ट कार्बन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन। अब अंदर की तरफ हाइड्रोजन और बाहर की तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अंदर की तरफ हाइड्रोजन और बाहर की ओर हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब जो कार्बन, चौथा जो कार्बन है, इस चौथे कार्बन पर यहाँ बाहर की ओर CH2 ग्रुप जुड़ा होगा और इस CH2 ग्रुप से यहाँ OH ग्रुप जुड़ा होता है। तो ये संरचना होती है 1, 2, 3, 4 और 5। ये संरचना होती है पेंटोज शुगर की। यहाँ पेंटोज शुगर में 4 कार्बन अंदर रिंग में प्रेजेंट है और 5वां कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप से बाहर की तरफ उपस्थित है। यही क्योंकि आरएनए भी में पेंटोज शुगर होती है, तो आरएनए में पेंटोज शुगर में क्या अंतर मिलेगा? अगर हम आरएनए की पेंटोज शुगर को देखें तो उसमें एक माइनर सा अंतर मिलता है और वो मिलता है इस जगह पर। यहां OH क्योंकि यही संरचना सेम उसमें होती है। सॉरी, यहाँ डीएनए में सेकंड नंबर पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता, लेकिन यहाँ पर ये डीएनए के अंदर होता है और ये आरएनए के अंदर होता है। आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप उपस्थित होता है। आरएनए में सेकंड कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप उपस्थित होता है, जबकि डीएनए में सेकंड कार्बन पर कोई भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं पाया जाता है। तो ये होती है पेंटोज शुगर, जो यहाँ पर एक बेस का काम करती है, एक रीढ़ का काम करती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, सेकंड यहाँ पर पाया जाता है फास्फोरिक अम्ल। सेकंड जो ऑर्थोफॉस्फोरिक के रूप में भी प्रेजेंट हो सकता है। फॉस्फोरिक अम्ल H3PO4। फॉस्फोरिक अम्ल
यहां ये फॉस्फोरिक अम्ल PO4 माइनस के रूप में भी हो सकता है और H3PO4 के रूप में भी हो सकता है। ऑर्थोफॉस्फोरिक, इसको क्या बोलेंगे हम? ऑर्थोफॉस्फोरिक। ऑर्थोफॉस्फोरिक, दोनों में से किसी भी रूप में ये हो सकता है। तो इसकी जो सामान्य संरचना क्या होती है? इसकी सामान्य संरचना होती है ये, इसकी सामान्य संरचना होती है। तो यहां पर जो फॉस्फोरिक अम्ल होता है, ये फॉस्फोरिक अम्ल जो पेंटोज शुगर है, यहां जो पेंटोज शुगर पाई जाती है, इस पेंटोज शुगर से अल्टरनेट जब डीएनए का अणु का निर्माण होगा, इस पेंटोज शुगर के एकांतरित क्रम में उपस्थित होगा। ये एकांतरित क्रम में, एकांतरित क्रम में कैसे? एक बार पेंटोज शुगर है, फिर फॉस्फोरिक अम्ल है, फिर पेंटोज शुगर है, फिर फॉस्फोरिक अम्ल है। तो यहां इस प्रकार से पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक अम्ल, पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक अम्ल, यहां पर इस प्रकार से ये प्रेजेंट होते हैं, एकांतरित क्रम में उपस्थित होते हैं। लेकिन एकांतरित क्रम में तो प्रेजेंट हैं, लेकिन यहां पर क्या होता है कि जैसे ये एक, दो, तीन और चार, तो दूसरे साइड में क्या होगा? अब यहां ये एक, ये दो, ये तीन और ये चार, दूसरा ऐसे होगा नीचे इधर, एक, दो, तीन और चार। देखिए यहां पर जो फॉस्फोरिक अम्ल है ये कैसे प्रेजेंट होगा? इसका तो तीसरा कार्बन, और इसका यहां कौन सा आएगा? पांचवा कार्बन। बाहर की तरफ कौन सा कार्बन प्रेजेंट है? पांचवा। तो इसका पांचवा कार्बन और इसका तीसरा कार्बन यहां एक दूसरे से ऐसे जुड़े होंगे। तो यहां पर जो फॉस्फोरिक अम्ल है पेंटोज शुगर के एक तीसरे कार्बन से जुड़ी है, एक पेंटोज शुगर के तीसरे कार्बन से जुड़ा है, तो दूसरी पेंटोज शुगर के पांचवें कार्बन से जुड़ा होगा। चाहे हम इस श्रृंखला में देख लें, क्योंकि एंटी पैरेलल होती हैं दोनों श्रृंखलाएं, चाहे हम इस श्रृंखला में देख लें, तो दोनों में एक साइड में पांचवें कार्बन से जुड़ा होता है और दूसरे साइड में ये तीसरे कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। तो ऐसे ऊपर जुड़ा होगा ये, एक, दो, तीन, चार और पांच। इसका यहाँ पर कौन सा होगा? बाहर पांचवा कार्बन, और इसका कौन सा है? तीसरा। तो इनके बीच में यहाँ पर क्या जुड़ा होगा? फॉस्फोरिक अम्ल। इस प्रकार से फॉस्फोरिक अम्ल प्लस पेंटोज शुगर दोनों मिलकर के यहाँ पर जो डीएनए की रीढ़ है, जैसे अपनी रीढ़ होती है जिसकी वजह से हम खड़े हो पा रहे हैं, बैकबोन, तो ऐसे ही यहाँ पर ये बैकबोन का निर्माण करते हैं। पेंटोज शुगर और फॉस्फोरिक अम्ल मिलकर के यहाँ पर डीएनए की बैकबोन का निर्माण कर रहे हैं। नेक्स्ट होता है, अभी आपको बताती हूँ कि तीनों की तीनों किस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं। ये थर्ड, यहां पर नाइट्रोजनी क्षारक, नाइट्रोजनी क्षारक, जो यहाँ पर नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं स्टूडेंट्स, वो नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं दो प्रकार के। दो प्रकार के कैसे होते हैं कि एक तो होते हैं प्यूरिन और दूसरे होते हैं पिरामिडिन। प्यूरिन
और दूसरे होते हैं पिरामिडिन। पिरामिडिन्स। नाइट्रोजनी क्षारकों में 2 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक मिलते हैं, प्यूरिन और पिरामिडिन्स। यहाँ पर जो प्यूरिन पाए जाते हैं, इन प्यूरिन में जो बेंजीन की वलय पाई जाती है, यहाँ पर जो बेंजीन की वलय पाई जाती है, ये बेंजीन की यहाँ 2 वलय पाई जाती हैं, और यहाँ पर जो बेंजीन वलय पाई जाती है वो 1 बेंजीन वलय पाई जाती है। तो प्यूरिन में 2 बेंजीन वलय मिल रही हैं, और यहाँ पर पिरामिडिन्स में कौन सी मिल रही हैं, यहाँ 1 बेंजीन वलय मिलती हैं। तो यहाँ कौन कौन से आते हैं, एडिनिन और दूसरा होता है ग्वानिन। तो एडिनिन और ग्वानिन क्या कहलाते हैं, प्यूरिन कहलाते हैं। दूसरे यहाँ पर पाए जाते हैं पिरामिडिन्स। तो पिरामिडिन्स में कौन कौन से आते हैं, तो स्टूडेंट्स पिरामिडिन्स में आते हैं साइटोसिन, थायमीन, और एक होता है यूरेसिल। अगर बात कर रहे हैं हम डीएनए की, तो डीएनए में कौन कौन सा मिलेगा, ये मिलता है कॉम्बिनेशन डीएनए में। डीएनए में साइटोसिन प्लस थायमीन मिलते हैं, जबकि आरएनए में साइटोसिन प्लस यूरेसिल मिलते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन किसमें मिलेगा, आरएनए में। तो यहाँ पर आरएनए में साइटोसिन के साथ में यूरेसिल मिलता है, और डीएनए में साइटोसिन के साथ में थायमीन मिलता है। अब इनकी संरचना कैसी होती है, अगर हम इनकी संरचना की बात करें तो फर्स्ट देखते हैं हम एडिनिन की। एडिनिन 2 बेंजीन वलय पाई जा रही है एडिनिन के अंदर। तो दोनों बेंजीन वलय एक दूसरे के साथ में किस प्रकार से जुड़ी हुई होंगी, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो दोनों की दोनों बेंजीन वलय होती हैं, यहाँ नाइट्रोजन यहाँ दोनों नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। सॉरी, स्ट्रक्चर गलत हो रहा है। ये संरचना होती है एडिनिन की। यहाँ पर ऊपर एमिनो ग्रुप उपस्थित होता है, और यहाँ पर नीचे की तरफ, और यहाँ अगर हम इसको नंबरिंग करें तो यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ पर चौथे और पांचवें जो स्थान होते हैं वहां पर नाइट्रोजन उपस्थित होती है, और फर्स्ट स्थान पर यहाँ पर एमिनो ग्रुप उपस्थित होता है। अब इसमें अंतर क्या होता है एडिनिन में और ग्वानिन में,
यहाँ लगातार दोनों एमिनो ग्रुप बेंजीन वलय के अंदर प्रेजेंट हैं और यहाँ अमीनो ग्रुप कहाँ है, बेंजीन वलय के बाहर प्रेजेंट है। तो ये संरचना तो होती है एडिनिन की और ग्वानिन की। साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल में क्या होते हैं, जो बेंजीन वलय होती है वो कैसी होती है, सिंगल होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो प्रेडोमिनेंस में जब देखते हैं साइटोसिन के अंदर, जो साइटोसिन होता है उस साइटोसिन में ये साइटोसिन एक बेंजीन वलय है, तो यहां पर सारे के सारे ग्रुप किस में उपस्थित होंगे, एक ही बेंजीन वलय में। बाहर अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, यहां डबल बॉन्ड, ये संरचना होती है साइटोसिन की। और ये संरचना होती है यूरेसिल की। यूरेसिल की संरचना में और थायमिन की संरचना में अंतर क्या होता है, यूरेसिल में और थायमिन में क्या अंतर होता है, यहाँ पर यही हाइड्रोजन ग्रुप्स यहाँ उपस्थित होंगे दोनों। CH3 और H, ये संरचना होती है थायमिन की। तो ये इनके स्ट्रक्चर होते हैं, यहाँ एक बेंजीन वलय प्रेजेंट है और यहाँ पर दो बेंजीन वलय प्रेजेंट हैं, क्योंकि साइट्रिस में प्यूरिन्स में दो बेंजीन वलय पाई जाती हैं और प्रेडोमिनेंस में एक बेंजीन वलय पाई जाती है। तो यहाँ पर जो प्यूरिन की मात्रा होती है, ये प्यूरिन की मात्रा किसके बराबर होती है, पिरामिडिन्स के, पिरामिडिन्स के बराबर होती है। यहाँ पर प्यूरिन, जितने प्यूरिन मिलेंगे डीएनए के अंदर उतने ही यहाँ पर पिरामिडिन्स मिलेंगे। ऐसे ही आरएनए में जितने प्यूरिन मिलेंगे उतने ही यहाँ पर क्या मिलेंगे, पिरामिडिन्स मिलेंगे। तो यहाँ पर जब बॉन्डिंग होती है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग होती है वो बॉन्डिंग होती है एक प्यूरिन की और दूसरे पिरामिडिन की। तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग होगी वो होगी ए और टी के मध्य होती है और जी और सी के मध्य होती है। तो इसका मतलब जितनी यहाँ पर एडिनिन है उतनी ही यहाँ क्या होगा, थायमिन। जितनी यहाँ पर साइटोसिन है उतना ही यहाँ पर क्या होगी, ग्वानिन। तो यहाँ इन दोनों की मात्रा एक दूसरे के बिल्कुल बराबर मिलती है। एडिनिन जब थायमिन के बराबर है और ग्वानिन साइटोसिन के बराबर है तो प्यूरिन किसके बराबर होगा, पिरामिडिन्स के बराबर। तो यहाँ इनकी संरचनाएं कैसी मिलती हैं, समान पाई जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। तो मैंने आपको भी बताया था कि न्यूक्लियोसाइड पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनी क्षार जब मिल जाते हैं तो ये संरचना क्या कहलाती है, न्यूक्लियोसाइड कहलाती है। और जब पेंटोज शुगर और उसके नाइट्रोजनी क्षारों के साथ में जब फॉस्फोरिक अम्ल मिल जाता है तो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। तो देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।